हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर सोल्व करेंगे और आज की इस वीडियो में विज्ञान के चौथे नंबर मॉडल सेट को सोल्व करेंगे जिसमें 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन पादप हार्मोन है। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है थायरोक्सिन, सी ऑप्शन है एंड्रोजन, डी ऑप्शन है साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो जो साइटोकाइनिन है ये क्या है, पादप हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 2 नंबर। ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश का, बी ऑप्शन है तमिलनाडु का, सी ऑप्शन है केरल का, डी ऑप्शन है कर्नाटक का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो ये केरल का है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। ए ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन है अम्लीय, सी ऑप्शन है लवण युक्त, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। तो कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है कूलॉम्ब, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है आम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विभव का भी एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है तना में, बी ऑप्शन है जड़ में, सी ऑप्शन है पुष्पों में, डी ऑप्शन है फलों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पुष्पों में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है नीम का, बी ऑप्शन है गुलाब का, सी ऑप्शन है मटर का, डी ऑप्शन है गुलदाउदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो मटर के पौधे का उपयोग किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है एक दिशीय, बी ऑप्शन है द्विदिशीय, सी ऑप्शन है बहुदिशीय, डी ऑप्शन है किसी भी दिशा में नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो ये एक दिशीय होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 8 नंबर भी। ए ऑप्शन है वायुमंडल की निचली सतह में, बी ऑप्शन है वायुमंडल की ऊपरी सतह में, सी ऑप्शन है वायुमंडल के मध्य सतह में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है। तो वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन बौने पौधे को दर्शाता है। ए ऑप्शन है बड़ा टी छोटा टी, बी ऑप्शन है यहाँ पे छोटा टी बड़ा टी,
सी ऑप्शन है दोनों छोटा टी, डी ऑप्शन है यहाँ पे दोनों बड़ा टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों छोटा टी क्या करता है, बौने पौधे को दर्शाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मेरु रज्जु निकलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेरु रज्जु कहां से निकलता है। ए ऑप्शन है प्रमस्तिष्क से, बी ऑप्शन है अनुमस्तिष्क से, सी ऑप्शन है पोन्स से, डी ऑप्शन है मेडुला से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेरु रज्जु निकलता है तो कहां से निकलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रमस्तिष्क से ये क्या होता है, निकलता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 11 नंबर भी, कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ए ऑप्शन है काला, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो काला प्रतीत होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर भी, कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ए ऑप्शन है लसिका, बी ऑप्शन है प्लाज्मा, सी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रुधिर को कौन सा अवयव, रुधिर का वो कौन सा अवयव होता है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो प्लेटलेट्स करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्केन का इसमें से कौन सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। यहाँ पे ये होना चाहिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ए ऑप्शन है पैदल चलना, बी ऑप्शन है साइकिल से चलना, सी ऑप्शन है मोटरसाइकिल से चलना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो मोटरसाइकिल से चलना ये क्या है, पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है एक आबंध, बी ऑप्शन है द्वि आबंध, सी ऑप्शन है त्रिक आबंध, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो द्वि आबंध बनते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है पर्णहरित, बी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो पर्णहरित भी जरूरी है, जिसे हम लोग हरित लवक भी बोलते हैं। बी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, ये भी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। यानी इनमें से सभी क्या है, आवश्यक है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ए ऑप्शन है ग्रह, बी ऑप्शन है चंद्रमा, सी ऑप्शन है सूर्य, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो सूर्य है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। इसमें से आपको बताना है कि कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ए ऑप्शन है केचुआ,
बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। तो जो प्राकृतिक गैस होता है ये क्या होता है, स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है बिल्ली, डी ऑप्शन है बकरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो जो केंचुआ होता है वो क्या होता है, एक उभयलिंगी जंतु होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक लिंगी पुष्प है। ए ऑप्शन है गुड़हल पुष्प, डी ऑप्शन है सरसों पुष्प, सी ऑप्शन है पपीता पुष्प, डी ऑप्शन है गुलाब पुष्प। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन एक लिंगी पुष्प है। तो जो पपीता का पुष्प होता है, फूल होता है, वो क्या होता है, एक लिंगी पुष्प होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ए ऑप्शन है मरकरी, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है सल्फर, डी ऑप्शन है सोडियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ये ब्रोमीन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा का मतलब यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 × 10H2O होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। ए ऑप्शन है गोनेरिया, बी ऑप्शन है सिफिलिस, सी ऑप्शन है मासा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो मासा जो होता है ये क्या होता है, जीवाणु जनित रोग नहीं होता, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन, यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम है। ए ऑप्शन है Al, बी ऑप्शन है Na, सी ऑप्शन है Cu, डी ऑप्शन है Fe यानी लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु का गलनांक कम होता है। तो Na यानी क्या होता है, सोडियम, और सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है संक्षारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसमें से आपको बताना है कि कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ए ऑप्शन है जैव मात्रा, बी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, सी ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा स्रोत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो जो यहाँ पे बायोमास होता है, जिसे हम जैव मात्रा भी बोलते हैं, ये क्या होता है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CaO, यहाँ पे देखिए CaCO3, ये क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29
29 नंबर प्रश्न है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ए ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, बी ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता है, सी ऑप्शन है बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। ए ऑप्शन है फसल क्षेत्र, बी ऑप्शन है नदी तट, सी ऑप्शन है समुद्र तट, डी ऑप्शन है यहाँ पे वन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है कौन सा है, तो ये वन है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है नारंगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश के कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, तो ये नीला रंग होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, यानी सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है हवा में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है शीशा में, डी ऑप्शन है हीरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो किस पर नहीं करता है। ए ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, तो इस पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तो इस पे भी निर्भर करता है। सी ऑप्शन है चालक तार के तापमान पर, तो इस पर भी निर्भर करता है। और डी ऑप्शन है यहाँ पे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, तो इस पे निर्भर नहीं करता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न था कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसमें से आपको बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए ऑप्शन है समतल दर्पण की, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण की, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण की, डी ऑप्शन है इनमें से सभी की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है जिब्रेलिन्स, बी ऑप्शन है एड्रेनालिन, सी ऑप्शन है इंसुलिन, डी ऑप्शन है थायरोक्सिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो जिब्रेलिन से, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उपधातु है। ए ऑप्शन है Zn, बी ऑप्शन है Ca, सी ऑप्शन है Ge, डी ऑप्शन है यहाँ पे C। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उपधातु है। तो यहाँ पे गैलियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपधातु होगा। यहाँ पे Ge क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपधातु हो जाएगा। यानी यहाँ पे C ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। ए ऑप्शन है 80 mm, बी ऑप्शन है 100 mm, सी ऑप्शन है 120 mm, डी ऑप्शन है 130 mm। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है तो कितना होता है, तो ये 80 mm होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। ए ऑप्शन है विद्युत मोटर में,
बी ऑप्शन है विद्युत जनित्र में, सी ऑप्शन है आमीटर में, डी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो ये विद्युत मोटर में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। इसमें से आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है विद्युत जनित्र, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है कूलम्ब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये कूलम्ब होता है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न की हमारे शरीर का पीएच परास किसके बीच कार्य करता है। ए ऑप्शन है 4 से 4.8 के बीच, बी ऑप्शन है 5 से 5.8 के बीच, सी ऑप्शन है 6 से 6.8 के बीच, डी ऑप्शन है 7 से 7.8 के बीच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर का पीएच परास किसके बीच कार्य करता है, तो ये 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न की प्रोपेन का आणविक सूत्र Cn, यहाँ पे देखिए C3H3 है, तो इसमें ए ऑप्शन है 7 सहसंयोजी बंधक हैं, बी ऑप्शन है 8 सहसंयोजी बंधक हैं, सी ऑप्शन है 9 सहसंयोजी बंधक है, डी ऑप्शन है 10 सहसंयोजी बंधक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H3 में इसमें कितने सहसंयोजी बंधक है, तो 10 सहसंयोजी बंधक है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है, तो बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न की आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है। यहाँ पे आपको बताना कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने स्तंभ है, ऊर्ध्व स्तंभ। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 18। तो कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, तो 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, जिसे हम लोग वर्ग भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन मानव में मादा जन तंत्र का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है गर्भाशय, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका, डी ऑप्शन है डिंबवाहिनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन मानव मादा का जनतंत्र का भाग नहीं है, तो ये क्या है, शुक्रवाहिका नहीं है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न की वंशागुणित नियमों का प्रतिपादन किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन है जेसी बोस, डी ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वंशागुणित नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न की स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म होता है। ए ऑप्शन है XY, बी ऑप्शन है XX, सी ऑप्शन है YY, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो ये XX होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग करके रक्तदाब मापा जाता है। ए ऑप्शन है बैरोमीटर, बी ऑप्शन है मैनोमीटर, सी ऑप्शन है स्फाइग्नोमैनोमीटर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस यंत्र का उपयोग करके हम रक्तदाब को मापते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, तो स्फाइग्नोमैनोमीटर को यहाँ पे उपयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48
48 नंबर प्रश्न है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ए ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, बी ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, डी ऑप्शन है लसिका। तो कौन करता है? तो ये यहाँ पे प्लेटलेट्स करता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसमें से आपको बताना है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है N2O, बी ऑप्शन है N2, सी ऑप्शन है SO2, डी ऑप्शन है O2। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अपने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।